हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 2025 का क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं। 2024 का ऑल ओवर पढ़ चुके थे, जिसमें से पार्ट वन, पार्ट बी, पार्ट सी का तीनों एक अलग सेपरेट क्लासेस है। मतलब अलग अलग क्लासेस है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर आप लोग नहीं वॉच किए तो वन फार्मेसी के चैनल पे ऑलरेडी है, वहाँ पे जाके आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं कि 2025 में जो फार्माकोलॉजी का पेपर आया था उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आया था एंड कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड उसमें से कौन से एक्सपेक्टेड है इस साल आने के लिए, तो वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2025 का आज हम लोग क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ये पेपर है और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को ना देखते हुए एक एक करके सॉल्यूशंस को देखते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सब कुछ देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे पार्ट ए यानी जो आपका 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 5 नंबर एक क्वेश्चन को मिलता है, ठीक है। बेसिकली 7 क्वेश्चन दिया जाता है, आपको 6 ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का है और ये थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग लिख देते हैं अच्छे से तो 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था 2025 में, डिफाइन एब्जॉर्प्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शंस को डिफाइन कीजिए एंड उसके फैक्टर, उसको जो अफेक्ट करते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शंस को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, वो भी आप लिखिए। मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में, उसको कुछ कोई ऐसा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, मतलब अफेक्ट करता है, तो उसको भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग पासेस फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो पास होता है कहाँ से? एडमिनिस्ट्रेशन साइट से। मतलब आप जो मुंह से खाते हैं वहाँ से पास होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है, यानी जहाँ आपका साइट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक बार और। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, आप लोग मेडिसिन खाएं, ठीक है। मेडिसिन सबसे पहले आपके पेट में गया, डिजॉल्व हुआ एंड डिजॉल्व होने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो कहाँ गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो गया है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। हिंदी देखते हैं। एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा अपने दिए जाने के स्थान में रक्त परिसंचरण सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रवेश करती है। यानी दिए जाने के स्थान से यहाँ पे आप लोग क्या समझते हैं? टारगेटेड साइड यार, सिंपल। वो अपने टारगेटेड साइड पे पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं क्या? ड्रग एब्जॉर्प्शन, राइट। आगे देखते हैं फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे अफेक्ट करता है? जब आप मुंह से दवाइयाँ खाते हैं, तो मुंह से दवाई खाते हैं तो पेट में आता है, वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। वहाँ पे कुछ मेडिसिन क्या होता है, जैसे आप 100 mg खाएंगे तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन रिड्यूस हो जाता है, तो 40 mg रिड्यूस हो रहा है, तो ये एक फैक्टर ही हुआ ना, जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिफरेंट रूट्स ऑफ लाइक ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर अफेक्ट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हिंदी देखिए, दवा देने के मार्ग जैसे मौखिक, शिरा मार्ग, मांसपेशी मार्ग, अवशोषण की गति और मात्रा को प्रभावित करता है, यानी फैक्टर अफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जो प्रॉपर्टीज होता है, जो ड्रग का प्रॉपर्टीज, जैसे उसका सॉल्युबिलिटी, वो भी अफेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे दिया गया है सॉल्युबिलिटी क्या बोल रहा है, पार्टिकल साइज या फिर सॉल्युबिलिटी, लिक्विड सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिकुलर वेट इन्फ्लुएंस ऑब्जॉर्प्शन का इन्फ्लुएंस करता है। अगर कम सॉल्युबिलिटी रहेगी तो फिर भी अफेक्ट करेगा, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, फिर भी अफेक्ट करेगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी रहेगा, मॉलिकुलर वेट उसका ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा, तो वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। हिंदी देखते हैं। घुलनशीलता, कण आकार, वसा में घुलनशील और आणविक भार अवशोषण को प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट करता है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो ब्लड फ्लो होता है वो भी अफेक्ट करता है। तो वो कैसे अफेक्ट करता है भाई? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेटर ब्लड फ्लो, यानी जो ग्रेटर ब्लड फ्लो होता है, जो अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो जब एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगा फिर भी अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? क्योंकि जो दवा का असर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी होता है। ग्रेटर ब्लड फ्लो क्या करता है? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन को उसको बढ़ा देता है। अवशोषण स्थल पर अधिक रक्त प्रवाह अवशोषण की गति को बढ़ाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन। जो सरफेस एरिया होता है, जिससे जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन।
ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जल्दी करवा देता है, राइट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का रेट होता है वो बढ़ा देता है। अधिक सतह क्षेत्र दवा की अवशोषण को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, पीएच ऑफ मीडियम। पीएच क्या होता है, जो ड्रग के पीएच होते हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन पीएच ऑन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जो होता है पीएच पे डिपेंड करता है। ज़्यादा पीएच रहेगा फिर भी अफेक्ट करेगा, कम पीएच रहेगा फिर भी अफेक्ट करेगा। दवा का अवशोषण पीएच और आयनीकरण की अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके आयनीकरण पर यानी आयोनाइजेशन पर निर्भर करता है। प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर खाना की उपस्थिति है पेट में तो ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, जैसे ज़्यादा खाना वगैरह है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूड में डिले और इंक्रीज। फूड क्या करता है, फूड करता है ये डिले करवा देता है कभी कभी, या फिर डिक्रीज करवा देता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। भोजन दवा के अवशोषण को क्या करता है, धीमा कर देता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, राइट। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, डिफाइन एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या होता है। 2024 में भी एंटी हाइपरटेंशन आया था, 2025 में भी आया। अब क्या पता 2026 में भी आ जाए, इसीलिए तो क्वेश्चंस बैंक सॉल्व किया जाता है, कराया जाता है। तो अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे देखिए एंटी हाइपरटेंशन ड्रग का क्लासिफिकेशन, उसके डिफिनेशंस को, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को पूछा है। यानी 3 क्वेश्चंस पूछा है, एक ही क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस पूछ लिया है। डिफिनेशन सबसे पहले एंटी हाइपरटेंशन ड्रग का, फिर इसके क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लेन कीजिए, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग आर मेडिसिन यूज्ड टू लोअर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन इट विद इन नॉर्मल लिमिट्स। कहने का मतलब ये है कि एंटी हाइपरटेंशन वे औषधियाँ हैं जिनका उपयोग बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए, उसे सामान्य स्तर पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भैया बेसिकली आपको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग ही दिया जाता है। जैसे पढ़े नहीं थे जो मेडिसिन, प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, ये सब जो लोल आए, या फिर बीटा ब्लॉकर हो गया, तो ऐसे मेडिसिन इसमें आते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको। डिफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड टू लोअर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन इट विद इन नॉर्मल लिमिट्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जो बढ़े हुए बीपी को ट्रीट करे, उसको सामान्य स्तर पर बनाए रखने के लिए, ठीक है, बढ़े हुए बीपी को ट्रीट करे और उसको सामान्य स्तर पर बनाए रखें, ठीक है। ऐसे ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंशन। आगे इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले डायरेटिक्स है भैया, इसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड फ्रूसेमाइड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, 2024 में भी आया है और 2025 में भी आया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। एसीई इनहिबिटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 2024 में। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, कैसे ये अपना बॉडी में एक्शन शो करता है, सब कुछ अच्छे से उसको एक्सप्लेन किए हैं 2024 के मॉडल पेपर, सॉरी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है। जैसे इनालेप्रिल एंड कैप्टोप्रिल ये कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स है जो कि ट्रीट करता है हाइपरटेंशन को। एंड थर्ड क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है, लोसार्टेन इसका एक एग्जांपल है। बीटा ब्लॉकर में एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड प्रोप्रानोलोल भी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन एंड वेरानोपिल, ये भी एक ड्रग्स है। वैसोडाइलेटर्स में क्या है, हाइड्रोलाइजिन एंड मिनोक्सिडिल ये भी ड्रग्स है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जैसे कि क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ये क्या है, ये भी ट्रीट करते हैं हमारे किसको, हाइपरटेंशन को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं इसका। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्या करता है, कार्डियक के आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, उसके वर्कलोड को डिक्रीज करता है, कम करवा देता है, तभी तो हमारा बीपी कम होगा। रिड्यूस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जो परिधि रक्त वाहिकाओं का प्रतिरोध होता है उसको कम करवा देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड को ही डिक्रीज कर देता है बाई डायरेटिक्स, यानी डायरेटिक्स के थ्रू जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। डायलेट ब्लड वेसल्स जो होता है, इसे जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई होती है उसको डायलेट करवाता है, यानी खोल देता है, बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है, ठीक है। हिंदी देख लेते हैं। हृदय की पंपिंग क्षमता को कम कर देता है, परिधि रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध को कम कर देता है, मूत्रवर्धक द्वारा रक्त की मात्रा को कम कर देता है, यानी डायरेटिक्स के थ्रू उसके वॉल्यूम को कम कर देता है, रक्त वाहिकाओं को प्रसार करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ये डायलेट कर देता है, ओके। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक के लिए कौन कौन से ड्रग थेरेपी किया जाता है। शॉक जो झटके आते हैं ना, शॉक जिससे किसी पेशेंट को शॉक आ जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, शॉक होता क्या है। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये एक जानलेवा कंडीशन होता है
इन विच देयर इज अ इनडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू टिश्यू लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका ऑर्गन्स होता है उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है, आपूर्ति को पूर्ति नहीं कर पाती है, जिससे ऑर्गन्स क्या होते हैं, फेल भी हो सकते हैं, यानी ऑर्गन फेलियर के भी यहाँ पे रिस्क हो जाते हैं, कोई कोई ऑर्गन्स फेल हो जाता है, शॉक इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके थेरेपी को देख लेते हैं, उससे पहले हिंदी को पढ़ लेते हैं। शॉक एक जानलेवा अवस्था है जिसमें शरीर के ऊतकों को पर्याप्त रक्त यानी आपूर्ति नहीं होती, पर्याप्त ब्लड की आपूर्ति नहीं होती है, जिससे अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, यानी फेलियर भी होने का डर होता है, राइट। ड्रग थेरेपी क्या होता है, सबसे पहला थेरेपी है वैसोप्रेशर। वैसोप्रेशर एक मेडिकल थेरेपी है। यहाँ पे क्या होता है, दीज ड्रग्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है बाय कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके यानी पतला करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल क्या है, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन एंड एड्रेनलिन, ये तीन एग्जाम्पल है जो कि क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है, ताकि शॉक ना आए, राइट। हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या बोल रहा है, ये दवाएं रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रक्तचाप बढ़ाती है, बीपी को बढ़ाती है। कौन कौन से, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन एंड एड्रेनलिन, ये तीन दवाएं बीपी को बढ़ाती हैं ताकि शॉक जो है अपने अंडर में आ जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनोट्रोपिक ड्रग्स, ये भी एक थेरेपी है। इसमें क्या होता है, दीज ड्रग्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उसके संकुचित करवा, ज़्यादा संकुचित शक्ति बढ़ा देता है। एग्जाम्पल क्या है, डोबुटामाइन अगर खाएंगे आप तो इंक्रीज कर देगा आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को। हिंदी देखते हैं, ये दवाएं हृदय की संकुचन शक्ति बढ़ाती है, जिससे डोबुटामाइन ये ड्रग्स है, ये एग्जाम्पल है, राइट। थर्ड नंबर क्या है भैया, आईवी फ्रूट्स, ये भी थेरेपी देख लेते हैं। यूज टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए इन हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक में यूज किया था। एग्जांपल क्या है, नॉर्मल सैलिन क्या होता है भैया, सैलिन जैसे आपका नॉर्मल वाटर प्लस साल्ट यानी नमक, ये दोनों कंबाइन रहती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सैलिन। रिंगर लैक्टेट ये भी एक एग्जांपल है जो कि ड्रग्स है, यूज किया था। हिंदी देखते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक में रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, रक्त में मात्रा बढ़ाने के लिए। उदाहरण क्या है, नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट, ये कुछ मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोल रहा है भैया, डिस्क्राइब द कॉमन एडवर्स ड्रग। कॉमन एडवर्स ड्रग क्या होता है, इसको एडीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडीआर, इसको बोलते हैं एडीआर। तो ये क्या है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। डिस्क्राइब द कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, यहाँ पे देखिए रिएक्शंस लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है, जैसे कभी कोई कोई मेडिसिन खाते हैं ना तो बोलते हैं यार इसका एडवर्स साइड इफेक्ट दिख रहा है बॉडी में, एडवर्स रिएक्शन दिख रहा है। तो वही मतलब अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है वही पढ़ेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी एडीआर आर अनवांटेड एंड हार्मफुल इफेक्ट्स दैट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट नॉर्मल थेरापेटिक डोजेस। अगर कोई भी नॉर्मल थेरापेटिक डोजेस के लिए आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, लाइक पैरासीटामोल आप खा रहे हैं, तो पैरासीटामोल का क्या एडीआर है, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वही बोल रहा है। आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उसका क्या एडवर्स इफेक्ट शो होता है आपके बॉडी में, वही यहाँ पे शो बता रहा है, ठीक है, डेफिनेशंस में। हिंदी देखते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यानी एडीआर वे अवांछित और हानिकारक प्रभाव हैं जो दवा को समान चिकित्सक मात्रा में देने के बाद उत्पन्न होते हैं, यानी कोई मेडिसिन देने के बाद उत्पन्न ये होते हैं। इसका कॉमन रिएक्शंस देखते हैं, कॉमन टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शंस, क्या क्या कॉमन रिएक्शंस है। सबसे पहले जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन से इफेक्ट को शो करेगा, अगर कोई भी मेडिसिन अगर रिएक्ट कर रही है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब यही है, कोई भी मेडिसिन अगर अपना रिएक्शन शो कर रही है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर रही है, तो कौन कौन से रिएक्शंस आपके बॉडी में शो होगा। सबसे पहले नोजिया, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट शो करेगा तो सबसे पहले नोजिया होगा, नोजिया मतलब जी मचलाएगा, एंड वोमिटिंग उल्टी होगा, एंड डायरिया मतलब दस्त होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी पेट में जलन हो सकता है, हिंदी में वो भी वही है, मतली उल्टी दस्त और पेट में जलन हो सकता है। तो ये रिएक्शन से अगर पेट में अपना रिएक्शन शो करेगा। स्किन पे अगर शो करेगा तो स्किन एलर्जिक लाइक स्किन रेसेस, इचिंग, अर्टिकेरिया एंड एनाफाइलेक्सिस यानी रिएक्शंस गंभीर रिएक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है, गंभीर एलर्जी में। हिंदी देखते हैं, त्वचा पर चकत्ते एंड खुजली, पित्ती एंड एनाफाइलेक्सिस यानी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया में वो एक्शन शो करेगा। अगर कोई ड्रग अपना एक्शन शो कर रहा है स्किन पे तो देखते नहीं है, किसी किसी को बोलते हैं ड्रग से रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे बॉडी पे क्या होता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन निकल जाते हैं ना, ऐसे ऐसे खुजली चकत्ते ये सब निकल जाते हैं ना, तो यही होता है भैया रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर इफेक्ट करता है, सीएनएस पे अगर इफेक्ट करता है तो फिर क्या साइड इफेक्ट्स तो करेगा।
क्या एडवर्स इफेक्ट शो करेगा? सबसे पहले ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का क्या मतलब होता है? नींद आएगा बहुत ज़्यादा। हेडेक, सिर दर्द होगा। डिजीनेस, चक्कर आएगा। ठीक है, नींद आएगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर अपना इफेक्ट शो करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर इफेक्ट कर दिया तो भैया ड्राउजीनेस, हेडेक और डिजीनेस ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया? डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशंस, इंडिकेशंस एंड काउंटर इंडिकेशंस। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए भाई, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होता है? नहीं आ रहा है? चलो बताता हूँ। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो टीबी को ट्रीट करते हैं। टीबी आप नाम सुने होंगे ना, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। तो वो टीबी को ट्रीट करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं ना। तो ये ट्यूबरकुलोसिस को बेसिकली ट्रीट करता है। ट्यूबरकुलोसिस को ये ट्रीट करता है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण भैया हमारे बॉडी में क्या होता है, ये टीबी ग्रोथ कर लेता है। यानी ट्यूबरकुलोसिस अपना जगह बना लेता है, यानी टीबी हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं वे औषधियां हैं जिनका उपयोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने के वाले तपेदिक टीबी की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने वाले टीबी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना याद कीजिए कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होता है ये टीबी को ट्रीट करता है। और टीबी कहाँ से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसा प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में टीबी करवा देता है। टीबी करवा देता है, देखने वाला टीबी नहीं जो दीवार में टीबी लगा होता है। भैया ट्यूबरकुलोसिस ये एक ऐसा डिजीज है जो कि बॉडी में ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपको ये पूरा मत याद कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसोनियाजिड आप याद कर लीजिएगा, रिफाम्पिसिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 ड्रग्स आप फर्स्ट लाइन ड्रग में याद करेंगे। ठीक है, जो कि प्राइमरी ड्रग्स होता है। प्राइमरी ड्रग्स में आप 3 ड्रग्स याद करेंगे, इसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 ड्रग्स, यानी 1, 2 एंड 3, ये 3 ड्रग्स याद करेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आप सिप्राफ्लॉक्सासिन पहला नंबर याद करेंगे एंड केनामाइसिन 2 ड्रग्स याद कर लेंगे। ठीक है, सिप्राफ्लॉक्सासिन एंड केनामाइसिन। अगर अगर आपकी क्षमता और ज़्यादा हो, अगर आप याद कर सकते हैं तो इथियोनामाइड भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अगर आप एबल हैं इतना याद करने के लिए तो इथियोनामाइड भी याद कर लीजिएगा। बाकी 3-3 ड्रग आप याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में 3-3 ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग में 3-3 ड्रग याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेशन देखते हैं कब कब यूज़ किया था, यानी कब कब यूज़ किया जाता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, फेफड़ों की टीबी में, फेफड़े में टीबी होता है ना, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, यानी फेफड़ों के बाहर के भी ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोफाइलेक्सिस इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों में रोकथाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखते हैं फेफड़ों की टीबी में। ठीक है, एंड फेफड़ों के बाहर की टीबी में, टीबी मेनिंजाइटिस में एंड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले रोकथाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इंडिकेशन, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर गंभीर लीवर डिजीज है और ऑप्टिक नर्व इन्फ्लामेशन, अगर आपके ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसमें यूज़ नहीं कर सकते। हियरिंग इम्पायरमेंट, इसका क्या मतलब है? हियरिंग लॉस, यानी आप कम सुन रहे हैं। ठीक है, जो कान से कम सुनते हैं उसमें यूज़ नहीं होता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एंटी टीबी ड्रग्स, एंटी टीबी ड्रग्स को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी है, अति संवेदनशीलता है, रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी क्या बोल रहा है भैया? हिंदी ये बोल रहा है कि गंभीर यकृत रोग में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लोमेशन, श्रवण दोष यानी कम सुनना, दवा से अति संवेदनशीलता है तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन जनरल एनास्थेटिक्स। जनरल एनास्थेटिक्स क्या होता है? इसके क्लासिफिकेशन को लिखिए एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि जनरल एनास्थेटिक्स आखिर होता क्या है। जनरल एनास्थेटिक्स देखो 3-3, 4-4 बार पढ़ा चुके हैं यार वन फार्मेसी के चैनल पे। आप टॉप 20 में देख लेंगे, टॉप 30 में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेंगे एंड जो प्रीवियस में अभी जस्ट पढ़ाए हैं 2024 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक के पेपर में, उसमें भी जनरल एनास्थेटिक्स को पढ़ाए हैं। तो जनरल एनास्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस along with loss of pain sensation and reflex activity used during surgical procedure।
यानी भैया सर्जिकल प्रोसीजर में होने वाले पेन सेंसेशन को ब्लॉक करता है और हमको बेहोशी हालत में ला देता है। सिंपल यार, इतना सिंपल है कि जनरल एनास्थेटिक क्या होता है, जनरल एनास्थेटिक कब दिया जाता है, जनरल एनास्थेटिक का मतलब ही यही होता है कि भैया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, एंड आपका पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाएगा, पेन का अभाव फील नहीं होगा। ये क्या होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, सर्जिकल, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है पेशेंट के साथ तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। हिंदी देखते हैं। जनरल एनास्थेटिक्स वे दवाएं हैं जो शल्य क्रिया के दौरान अस्थायी रूप से चेतना का अभाव, दर्द की अनुभूति का नाश तथा रिफ्लेक्स गतिविधि में उत्पन्न करती है। वही मतलब है भैया कि शल्य क्रिया दौरान, यानी शल्य क्रिया क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, किसी सर्जरी के दौरान किया जाता है, अस्थायी रूप से चेतना का अभाव नहीं होता है, दर्द की अनुभूति का नाश कर देता है, नाश मतलब यार रेडियोस खत्म कर देता है, ठीक है। तो यही करता है हमारा जनरल एनास्थेटिक्स, ठीक है। जनरल एनास्थेटिक्स बेसिकली किसी पेशेंट के साथ अगर ऑपरेशन वगैरह क्रिएट कराया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स देते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसमें सबसे पहले इनहेलेशन एनास्थेटिक्स है, जो कि इनहेल करके, इनहेल कैसे, मुंह से या फिर नाक से इनहेल करके आपके बॉडी में एंटर कराते हैं। जैसे इथर हो गया, हेलोथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसोफ्लोरिन हो गया। ये इंपॉर्टेंस है, चारों आपको याद करना होगा। सेकंड में क्या है, इंट्रावेनस, जो कि आपके नस के द्वारा दिया जाता है, थायोपेंटन सोडियम, प्रोपोफॉल, केटामाइन, डाइजीपाम। ये चारों आपको अच्छे से याद करना होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन एनास्थेटिक एंड इंट्रावेनस एनास्थेटिक, इथर, हाइलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसोफ्लोरिन, ये क्या है, इनहेलेशन हो गया। इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स में क्या हो गया, थायोपेंटन सोडियम, प्रोपोफॉल, केटामाइन एंड डाइजीपाम, ये क्या हो गया भैया, इंट्रावेनस एनास्थेटिक हो गया, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, क्या क्या हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होगा, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया, प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन को भैया लॉस कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, रिलैक्स करवा देता है, ठीक है। सप्रेस रिफ्लेक्स कर देता है, रिफ्लेक्स को एकदम दबा देता है। एंड डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भैया सीनस को डिप्रेस करता है, दबा देता है, जिससे आपके साथ कुछ भी क्रियाएं हो रही तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हिंदी देखते हैं। चेतना का अभाव उत्पन्न करता है, दर्द की अनुभूति को समाप्त करता है, मांसपेशियों को शिथिल रिलैक्स करता है, रिफ्लेक्स को दबाता है, एंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, अवसादित करता है, ठीक है। तो इतना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होता है हमारे बॉडी में, यानी जनरल एनास्थेटिक्स अगर हमारे बॉडी में एक्शन शो करेगी तो ये सब एक्शंस होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम पार्ट ए पढ़ें, ठीक है। पार्ट ए में 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो फिर अब इसका पार्ट बी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे कि 3 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है इसको पार्ट बी में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा और बोरिंग भी लगने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे अरे यार सर तो मज़ा नहीं आ रहा। तो चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए एंड मस्त से प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए हमारे वन फार्मेसी ऐप के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ। अगर ऐप आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं भैया। प्ले स्टोर से कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्या, वार्म फार्मेसी, WARM, सही से लिखता हूँ, WARM फार्मेसी। यहाँ पे लोगो तो है ही है यार, वार फार्मेसी का लोगो है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यानी पार्ट बी के लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए।